हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का हमारा सेशन जो है क्लैट DULLB या जितने भी लॉ एंड टेस्ट आप देंगे उसमें लीगल रीजनिंग का सेक्शन जो आता है उसके टॉट सब्जेक्ट के अंदर नेग्लिजेंस टॉपिक के ऊपर है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि देखिए क्लैट ने अपना पैटर्न चेंज किया है, पैराग्राफ फॉर्म में लीगल के क्वेश्चंस को डाला है, लेकिन अभी भी आपको उन पैराग्राफ फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लीगल थ्योरीज की नॉलेज होनी चाहिए। लीगल थ्योरीज लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आईपीसी के कुछ मामले, तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉलेज में होनी चाहिए और यही हमारा इस टॉपिक के थ्रू इस लेक्चर के थ्रू कोशिश है कि आपको जो है हम इसमें से एक टॉपिक नेग्लिजेंस जो है वो समझा दें। इसी तरीके से हम बहुत सारी अलग अलग लीगल्स के टॉपिक आपको इस यूट्यूब चैनल पे समझाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नेग्लिजेंस देखिए स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि नेग्लिजेंस का बेसिकली मतलब हम आपस में क्या लेते हैं। नेग्लिजेंस मतलब किस चीज पे ध्यान न देना, तो बेसिकली वही है नेग्लिजेंस। अब ये थोड़ा सा इसको लॉ फॉर्म में देखते हैं। तो टॉर्ट के अंदर नेग्लिजेंस जो है ना, अगर आपको किसी को टॉर्ट के अंदर नेग्लिजेंस प्रूफ करना है तो आपको तीन इसेंशियल पहले प्रूफ करने पड़ेंगे। तीन इसेंशियल क्या होता है? ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, प्लेंटिफ सफर्ड सम डैमेज। मतलब इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी बेसिकली आप अपने दिमाग में रखो कि तीन इसेंशियल चाहिए होते हैं नेग्लिजेंस को अंडर टॉर्ट लॉ: ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, प्लेंटिफ सफर्ड सम डैमेज। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक से, जैसे कि ड्यूटी ऑफ केयर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूटी ऑफ केयर पे आऊं उससे पहले आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ए और बी ही आपस में एक दूसरे को सू कर सकते हैं, इसमें कोई तीसरा बंदा आके उनको सू नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये जो प्रिंसिपल है ये खारिज कर दिया गया था एक केस में जिसका नाम है डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, एक बियर बोतल का ये मामला था कि एक जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एक रेस्टोरेंट को बियर दी थी बेचने के लिए, और ये बियर जो है ये रेस्टोरेंट सबको बेच रहा था। एक बियर के अंदर जो है वो स्नेल निकल जाती है और ये बंदा जो है ये केस करता है मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में। तो मामला क्या आता है कि भैया मैन्युफैक्चरर ये बोलते हैं कि भैया प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने तो बियर बार वाले से किया था, अब तीसरे के साथ कुछ भी हुआ उसमें हम जिम्मेदार थोड़ो हैं। तो डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस के अंदर जो है यहां पे ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले को आप कह सकते हो कि ओवर रूल किया गया था। अब डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का मैं आपको क्यों यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये नेग्लिजेंस का ही पार्ट है। ड्यूटी ऑफ केयर का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि जो कोई काम कर रहा है उसमें उसने ड्यूटी ऑफ केयर रखी है कि नहीं रखी है। जैसे कि मैं छत पे पौधों में पानी डाल रहा हूं, अब मैं इस पानी को बहुत जोर जोर से छत से नीचे फेंक रहा हूं, क्या ये मेरी ड्यूटी ऑफ केयर में नहीं रख रहा हूं ना। ड्यूटी ऑफ केयर का बेसिकली मतलब क्या है कि मैं छत में अपने गमलों में पानी डाल रहा हूं तो मैं ध्यान रखूंगा कि वो पानी जो है वो नीचे ना गिरे, किसी के ऊपर ना गिरे, किसी के सामान के ऊपर ना गिरे, किसी का सामान खराब ना करे। तो दिस इज व्हाट ड्यूटी ऑफ केयर एक बेसिक लैंग्वेज में। एक केस था और इसको केस के माध्यम से समझते हैं, विंटर बॉटम वर्सेज राइट। विंटर बॉटम वर्सेज राइट, इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर यह हुआ था कि एक्शन ऑफ टॉर्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि भाई ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, बट अब इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं है कि ये ए और बी ही एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी को प्रॉब्लम होती है, डी को प्रॉब्लम होती है, तो ये भी ए और बी के अगेंस्ट में सू कर सकते हैं। तो यही एक बात कही गई थी विंटर बॉटम वर्सेज राइट केस के अंदर कि एक्शन ऑफ टॉर्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सभी चीजें जो है ना, ड्यूटी ऑफ केयर जो बेसिकली एक प्रिंसिपल है, ये रीजनेबल फोर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब ये टर्म आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम वापस से वही पानी वाला एग्जांपल लेते हैं। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर जो समझने की कोशिश करो तो अनुदेश लगाना मतलब फ्यूचर में देखना कि अगर आप कुछ इस तरीके की गतिविधि करोगे इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। जैसे कि मैं छत से पत्थर उठा के फेंकने लगूं नीचे, तो मुझे रीजनेबल फोर्सिबल है ना कि मैं नीचे पत्थर फेंकूंगा तो लोगों को चोट लग सकती है। अब मैं ऊपर से बलून नीचे फेंक रहा हूं, जो बलून होते हैं हल्के से, अब उससे तो मुझे रीजनेबल फोर्सिबिलिटी नहीं होगी ना कि बलून को नीचे फेंकने से किसी को चोट लग सकती है। तो दिस इज व्हाट रीजनेबल फोर्सिबिलिटी मींस। इट डिपेंड्स अपॉन रीजनेबल फोर्सिबिलिटी कि सामने वाले बंदे का ड्यूटी ऑफ केयर वाला जो इसेंशियल है वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और कोर्ट ने अपने अलग अलग वर्डिक्ट में रीजनेबल फोर्सिबिलिटी को अलग अलग तरीके से देखा है। कुछ इसको केसेस के माध्यम से समझते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्लैट पॉइंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर
काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी के लिए लीगल रीजनिंग का कोर्स और जीके का कोर्स, ठीक है। अगर आप क्लैट 2022 देने वाले हैं, 5 साल की लॉ करना चाहते हैं, एनएलयू में जाना चाहते हैं, तो आप ये जीके बूस्टर हमारा ले सकते हैं। आप हमारा लीगल रीजनिंग का कोर्स ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों कंबाइन लेना चाहें तो यहाँ पे आपको उसका भी ऑप्शन है। डीयू एलएलबी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मिनिमम कॉस्ट में कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपका पूरा डीयू एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ये हमारा सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है, मोस्ट सेलिंग कोर्स है क्लैट एलएलएम का। क्लैट एलएलएम की जो तैयारी कर रहे हैं, क्लैट पीजी के थ्रू जो लॉ करके एलएलएम करना चाहते हैं एनएलयूज में, उनके लिए कोर्स चल रहा है 4999 का। और पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी का भी हमारा ये कोर्स चल रहा है जिसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से हमारे ऐप की लिंक है, उससे हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। प्लस अगर आप डेस्कटॉप से देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनेबल फोर्सिबिलिटी को कुछ केसेस के माध्यम से। एक केस है गाइस, बुकर वर्सेस वेनबॉर्न, ठीक है। इसमें स्पेलिंग एक दो ऊपर नीचे हो सकती है वर्ड्स की, तो उतना उसको दिल पे मत लीजिएगा। तो बुकर वर्सेस वेनबॉर्न में क्या कहा था, आप लोगों को देखिए टॉट में जो अभी नया पैटर्न है ना, उसमें आपको केसेस याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्लैट के लिए बेसिकली मैं कह रहा हूं। डीयू वाले जो डीयू एलएलबी और जो इन सबका एग्जाम दे उनको तो रखना पड़ेगा, क्लैट एलएलएम वालों को रखना पड़ेगा। लेकिन जो क्लैट यूजी दे रहे हैं, अगर उनको केसेस के नाम थोड़े बहुत नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, आप ये फैक्ट्स याद रखना, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके का आए तो आप सॉल्व कर पाओ। तो बुकर वर्सेस वेनबॉर्न जो केस है, इसमें क्या हुआ था, ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन रनिंग ट्रेन थी एक आपकी, वो चल रही थी और उसका डोर जो है वो आदमी ने खुला छोड़ दिया था। अब जब ट्रेन चल रही थी, स्टेशन पे पहुंची, तो वो खुले डोर से एक पॉटर को चोट लग गई। अब जब पॉटर को चोट लग गई तब कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा कि भैया डिफेंडेंट लायबल है, इट्स रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। भाई आप गेट खोल के चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए ट्रेन तेज चलती है, गेट खोलने से किसी को चोट लग सकती है, तो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है। तो ड्यूटी ऑफ केयर डिफेंडेंट ने यहाँ पे नहीं रखी, ये देखने को मिला। फिर एक दूसरा केस है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कंडक्टर ने ना ओवरलोड बस के अंदर लोगों को छत पे बैठा दिया और लोग छत पे भी बैठ गए। छत पे बैठने के बाद पैसेंजर जो है वो ट्री ब्रांच से टकराकर गिर गया। इसके बाद मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है यहाँ पे दोनों ही लाइबल हैं। क्योंकि डिफेंडेंट इसलिए लाइबल है कि भैया उसने ओवरलोड बस में छत पे बैठा दिया, प्लेंटिफ इसलिए कि छत पे जाके बैठा क्यों, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यहाँ पे देखा गया, ठीक है। फिर एक केस था गाइस, सुषमा मित्रा वर्सेस एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो मामला है, इसमें ये हुआ था कि बस में देखो खिड़की होती है, खिड़की से हम लोग एल्बो बाहर निकाल के चलते हैं ना बहुत बार, तो एल्बो बाहर निकाल के एक औरत बैठी हुई थी, सामने से ट्रक आया, उस ट्रक ने बस से अपनी डिस्टेंस बहुत पास रख रखी थी, जिससे इनकी एल्बो जो है वो चोट हो गई। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों ड्राइवर, जैसे कि ट्रक का ड्राइवर जो है और जो बस का ड्राइवर है, दोनों को यहाँ पे रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग जो है खिड़की से थोड़ा सा अपना हाथ बाहर निकाल सकते हैं और इतनी डिस्टेंस से गाड़ी चलाएं एक दूसरे से कि किसी का हाथ न टकराए, और इसके वजह से दोनों ड्राइवर जो है यहाँ पे लाइबल ठहराए गए। और कुछ केस देख लेते हैं, एमसीडी वर्सेस सुहागवती। इस केस के अंदर क्या हुआ, एक क्लॉक टावर था दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर जो बहुत पुराना था, और एमसीडी को इस चीज का अनुदेशा होना चाहिए था कि इतना पुराना ये क्लॉक टावर है, किसी भी दिन ढह सकता है, पर एमसीडी ने उसकी मरम्मत नहीं कराई और एक दिन कोलैप्स हो गया, काफी सारे लोग इसमें इंजर्ड हुए और एमसीबी को यहाँ पे लाइबल ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि भैया ये रीजनेबल फोर्सेबल था और एमसीडी ने इसको सही नहीं कराया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक केस हम देख लेते हैं कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी डिफेंडेंट की अगर रीजनेबल फोर्सेबल नहीं है, इफ इंजरी इज नॉट फोर्सिनेबल, मतलब अनुदेशा ना लगाया जा सके कि आपकी इस गतिविधि के वजह से, आपकी इस हरकत की वजह से, आपकी इस एक्शन की वजह से किसी को हार्म हो सकता है, किसी को इंजरी हो सकती है। इसका एक एग्जांपल है केट्स वर्सेस मेलिग्नी। इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर सीलिंग फैन बनाने वाली एक कंपनी थी, उसने सीलिंग फैन बना के बेचा, सीलिंग फैन डिफेक्टेड था, सीलिंग फैन गिर गया और किसी को चोट लग गई। तो यहाँ पे ये ठहराया गया कोर्ट ने कि भैया इतने सारे सीलिंग फैन बनते हैं और जगह तो कुछ हुआ नहीं, और किसको अनुदेशा था कि सीलिंग फैन खराब होगा, गिर के लग जाएगा। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसको कोर्ट ने लाइबल नहीं ठहराया और बोला इट्स नॉट फोर्सिनेबल। तो ये यहाँ पे देखने को मिला इस केस के अंदर। रियान वर्सेस यंग केस के अंदर हुआ ये कि एक लॉरी थी, लॉरी जैसे जो सामान ढोने वाली गाड़ी होती है, उसके अंदर एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा था, उस ड्राइवर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो किसी से टकरा जाती है, और जिनसे टकराती है वो उस गाड़ी के ओनर के अगेंस्ट में केस करते हैं कि भैया ये आपकी गाड़ी की वजह से हमें चोट लगी है, हमें हर्जाना दो।
कोर्ट ये बोलती है कि भैया जो ओनर है वो रीजनेबल फोर्सिबल ये नहीं कर सकता था, वो फोर्सिनेबल नहीं था कि उसके ड्राइवर की गाड़ी चलाते हुए मृत्यु हो जाएगी, एंड इसलिए उसको लाइबल नहीं ठहराया गया। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी नॉट इंक्लूडेड रिमोट पोजेशन, मतलब एक केस था फॉर्टेन वर्सेस हारकोर्ट। इस केस में ये हुआ कि एक बंदे ने अपने डॉग को अपने साथ गाड़ी में रख रखा था और वो किसी काम से बाहर गया, डॉग को गाड़ी में बंद करके गया। डॉग ने शीशा तोड़ दिया और शीशा तोड़ने की वजह से बगल से एक आदमी लग गई, बट कोर्ट ने यहाँ पे जिसका डॉग था उसे लाइबल नहीं ठहराया, क्योंकि रिमोट पोजेशन मतलब वो कुत्ते का उसका पोजेशन में होना उसको ये बात नहीं कहला देता, उसको ये बात नहीं फोर्सिबल करा पाता कि वो कुत्ता जो है वो खिड़की तोड़ देगा और उसके बाद उससे किसी को इंजरी हो जाएगी। तो इट वॉज नॉट रीजनेबल फोर्सिबल। तो ये सारा का सारा जो है ना ड्यूटी ऑफ केयर में चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद देखो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने देखो ड्यूटी ऑफ केयर देखा है ना, दिस वाला टॉपिक हमने देखा। अब हम देखते हैं ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। देयर शुड बी ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। आप समझे बात, ड्यूटी ऑफ केयर है, ठीक है, आपकी एक ड्यूटी होनी चाहिए केयर करने की, बट अगर उस ड्यूटी ऑफ केयर का अगर आपने ब्रीच नहीं किया, आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच नहीं किया, तो फिर आप कैसे कुछ गलत कर रहे हो। तो ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी भी होना चाहिए अगर आपको नेग्लिजेंस प्रूफ करना है टॉर्ट के अंदर, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर। अब ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी कैसे देखी जाती है, ये कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के थ्रू ये बताया है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में क्या करता। जो रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में करता, अगर आपने वो नहीं किया, इसका मतलब आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर। इसमें क्या हुआ था, यहां पे देखिए एक पब्लिक गार्डन था और इसमें जो बेरी होती है ना, बेरी मतलब वो खाने वाली बेरीज होती हैं, वो चेरी की तरह लगती हैं। उल्टा बोल दिया मैंने, बेरी जो है ना ये पॉइजनस होती है और ये चेरी की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से एक बच्चा जो है इसको चेरी समझ के खा लेता है। ग्लासगो कॉर्पोरेशन जो है इस गार्डन को देखने के लिए गवर्नमेंट ने कह सकते हो टेंडर पे रख रखी थी। तो यहां पे ग्लासगो कॉर्पोरेशन को लाइबल ठहराया गया। क्यों ठहराया गया, आपको जहरीली चीज के अगेंस्ट में कोई नोटिस लगाना था या उसको फेंसिंग करानी थी, आपने उसको ओपन में उगवा दिया जिसको लोगों ने चेरी समझ के खा लिया, तो बिल्कुल आप उसके लिए लाइबल हैं। तो यहां पे ये एक बात है कि ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी होनी चाहिए। और ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी कैसे देखी जाएगी, कोई रीजनेबल मैन क्या करता। तो रीजनेबल मैन ऑफकोर्स अगर कोई पॉइजनस चीज लगा रहा है तो उसको वहां पे नोटिस लगाना चाहिए, उसको वहां पे फेंसिंग करनी चाहिए। तो वही बात यहां पे इस केस के अंदर देखी गई। अब तीसरा इसेंशियल हमारे नेग्लिजेंस का था, वो था डैमेज। डैमेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है रेस स्पा लोक्यूटर, मतलब थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्या है ये, देखो पहले तो मैंने आपको एक दिन जब लीगल रीजनिंग का मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा था उसमें मैंने कहा था कि लीगल मैक्सिम्स ना अब आपको पहले की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले जब पुराना पैटर्न था तो लोग लीगल मैक्सिम्स रटते थे, अब उतनी याद करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर लीगल थ्योरीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब पढ़ेंगे तो इस तरीके के जो आपके लीगल मैक्सिम्स आएंगे वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और उसको यहीं से याद करिएगा। जैसे कि रेस स्पा लोक्यूटर का मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब भाई ड्यूटी थी, ड्यूटी का वायलेशन हुआ, बट डैमेज भी तो होना चाहिए। अगर सामने वाले कोई नुकसान ही नहीं हुआ है तो फिर आप पे किस बात का केस, समझ रहे हो, किस बात का नेग्लिजेंस और किस बात का कंपनसेशन। तो एमसीडी वर्सेस सुहागवती एक केस था, इसको अपन देखेंगे। एक केस था जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसको भी हम देखेंगे। और हुआ क्या था जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। एमसीडी वर्सेस सुहागवती में इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये हो चुका है, ये क्लॉक टावर वाला भी हमने देखा था, डैमेज हुआ था, ठीक है। जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट के रन हॉस्पिटल था जिसमें एक बच्चा जो है उसे गायब कर दिया गया और कुछ देर बाद एक बाथरूम में वो बच्चा जो है वो खूनी हालत में लथपथ पाया गया, मरा हुआ पाया गया और एक बिल्ली के द्वारा यहां पे ऐसा किया गया था। एक बिल्ली ने उस बच्चे को, छोटे से किड को उठा के ले गई और वहां पे मार दिया, तो ब्लीडिंग करते हुए पाया ड्यू टू द कैट। तो यहां पे देखिए गया कि हॉस्पिटल के जो द्वारा जो है ना वो नेग्लिजेंस हुआ अपने एंड पे, क्योंकि आपको इतना फोर्सिबल होना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा है उसे कोई भी उठा के ले जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहां पे हॉस्पिटल जो है वो आप कह सकते हो कि दोषी पाया गया और डैमेज यहां पे हमें देखने को मिला क्योंकि वो बच्चा जो है वो ब्लीडिंग की हालत में पाया गया और उसको एक कैट ने इस तरीके की पोजीशन में डाला। अब देखो मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले ना थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल नेग्लिजेंस से, इसके भी बहुत अलग अलग केसेस हैं, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस का जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ना सिंपल है। जैसे कि हमारे नॉर्मल केस में हम देखते हैं कि रीजनेबल मैन क्या करता, ठीक है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस में देखते हैं कि रीजनेबल मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करता। जैसे कि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि डॉक्टर ने जो है घड़ी पेट में छोड़ दी या कुछ कर दिया, तो उस केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रीजनेबल
मेडिकल प्रैक्टिशनर उस केस में क्या करता और इस बंदे ने क्या किया। इसका एग्जांपल ले लो कबीर सिंह वाला। कबीर सिंह ने केस वो जिसमें उस कबीर सिंह मूवी आपने देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि वो नशे की हालत में इंटॉक्सिकेशन में एक ऑपरेशन कर देते हैं। ऑल्दो वो ऑपरेशन सही हो जाता है, लेकिन इट वाज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ हिम, ऑन पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल अथॉरिटी, तो जिसके चलते हुए कबीर सिंह को दोषी भी पाया गया था। तो वही यहां पे बात करी गई है, जो कि एक रीजनेबल प्रैक्टिशनर डॉक्टर क्या करता, वो नशे में ऑपरेशन नहीं करता, तो ये एक यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस में देखा जाता है। कुछ केसेस हैं इसके, पर आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली ये देख लो कि सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है, कोई भी ऐसा काम जिसमें स्किल चाहिए होती है, जैसे कोई इंजीनियर है, अब उसका कोई नेग्लिजेंस का मामला है, तो यहां पे रीजनेबल मैन नहीं देखा जाएगा, यहां पे देखा जाएगा रीजनेबल इंजीनियर क्या करता। समझ रहे हो? तो जहां भी स्किल नीड होती है वहां पे ऑर्डिनरी स्किल मैन उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस का, उस पर्टिकुलर फील्ड का क्या करता, यह देखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज इट गाइज। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने देखा नेग्लिजेंस की 3 इसेंशियल होते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, प्लेंटिफ सफर्ड सम डैमेज। भाई कोई ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, दूसरा कि उस ड्यूटी का आपने वायलेशन किया होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट देयर शुड बी सम डैमेज ना, तभी तो कंपनसेशन मांगोगे। इसके अलावा गाइज आप चाहें तो हमारा क्लैट का जीके बूस्टर का कोर्स चल रहा है, क्लैट लीगल का कोर्स चल रहा है, आप दोनों का कंबाइन कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ड्यू एलएलबी का 3 साल का कोर्स चल रहा है, क्लैट एलएलएम का कोर्स चल रहा है, बीए बीकॉम एलएलबी का जो पीयू का कोर्स होता है वो चल रहा है। आप इन सब में अपने आप में से जिसको भी आप तैयारी करें उस एग्जाम की यहां से इनरोलमेंट कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप में जाके इसमें से कोई भी कोर्सेज को आप स्टोर सेक्शन में जाके परचेस कर सकते हैं, उसके बाद आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आप अगर डेस्कटॉप से इसको देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप इस चीजों को परचेस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको हमारे स्टडी मटेरियल जो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव्स हैं वो सब चाहिए, तो उसके लिए आपको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहां से आपको काफी सारा मटेरियल मिलेगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं एग्जाम रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।